फिजिक्स में लास्ट क्लास मतलब पिछले क्लास में जो जो पढ़ाए थे सब पता चल गया होगा, ठीक ना। चार्ज क्या होता है, हाँ चार्ज का डेफिनेशन लिखा दिए थे, हाँ हिस्ट्री पढ़ा रहे थे क्योंकि उस तरह का बुक में दिया है, ठीक ना। बुक में थोड़ा सा दिया है मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब कोई भी दो बॉडीज़ को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये 10th में भी पढ़े होंगे। हाँ, पहला है फ्रिक्शन के द्वारा रब करके कर सकते हैं, दूसरा कोई भी चार्ज बॉडी को कोई दूसरे अनचार्ज बॉडी में टच करके कर सकते हैं, और तीसरा है बाय इंडक्शन, ठीक ना। तो इंडक्शन वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, कि कोई भी बॉडीज है, मतलब एक बॉडी है वो तो हमारा अनचार्ज बॉडी है, ठीक ना, उसको समझना है। एक बॉडी है अनचार्ज बॉडी है, ठीक ना, और हमको उसको इंडक्शन मेथड से उस पर पॉजिटिव चार्ज लाना है या निगेटिव चार्ज लाना है, तो कैसे लाएंगे, ठीक है। अच्छा, इतना चीज़ पढ़ाए तो इसके बाद मतलब चार्ज के बारे में तो पढ़ा ही दिए, ठीक ना। तो कंक्लूजन जो साइंटिस्ट निकाला, इतना दिन एक्सपेरिमेंट किया तो चार्ज को डिफाइन भी कर दिया, उसके बाद कंक्लूजन निकाला कि चार्ज का सिर्फ दो ही टाइप होता है, ठीक ना। चार्ज का सिर्फ दो ही टाइप होता है, चूँकि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन पे कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रहा है, लेकिन एक और फोर्स काम कर रहा है, ठीक ना, जो कि इसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन एक फोर्स काम करता है जो दोनों को रिपल कर रहा है, ठीक ना। और 1 सेंटीमीटर के बीच डिस्टेंस के बीच दोनों को रखा गया, तो जितना उस दो इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स लग रहा था, फिर दोनों को बदल के रखा गया प्रोटॉन को, वहाँ भी देखा गया कि यहाँ पर भी दोनों के बीच उतना ही फोर्स काम कर रहा है रिपल्सन का, ठीक ना। फिर न्यूट्रॉन को रखा गया तो वो उस तरह का कोई भी फोर्स नहीं पाया गया। तो कंक्लूजन ये निकाला कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन एकदम अपोजिट होता है, ठीक ना। मतलब सेम नेचर का नहीं होता है, अपोजिट नेचर का होता है, लेकिन चार्ज दोनों पे एग्जैक्टली सेम होता है। तभी तो फोर्स 1 सेंटीमीटर पे इसके बीच जो लग रहा है रिपल्सन का और उसके बीच जो रिपल्सन का लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स सेम है, ठीक ना। इसका मतलब चार्ज दोनों पे सेम रहा होगा मैग्नीट्यूड में, ठीक ना। तो अल्टीमेटली ये कंक्लूजन निकला कि जो चार्ज होता है, ठीक ना, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ वो दो ही तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक ना। या ये कह सकते हैं कि कोई भी दो बॉडीज पे अगर एक ही टाइप का चार्ज है जिसको लाइक चार्ज बोलते हैं, तो उसके बीच क्या होगा, ऑलवेज रिपल्सन होगा। और कोई भी दो बॉडीज पे अगर अपोजिट टाइप का चार्ज है, अगर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज है, तो ऑलवेज दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, सॉरी अट्रैक्शन होगा, ठीक ना। ये सब पढ़े होगे 10th में। तो अभी हम यहाँ पे चार्ज बाय इंडक्शन थोड़ा सा बुक में अच्छा से दिया है, समझना जरूरी है, ठीक ना। किसी भी बॉडी को इंडक्शन मेथड से चार्ज कैसे करते हैं, ठीक ना। चार्ज बाय इंडक्शन, ठीक ना। देखो ये सेटअप है, ये इंसुलेटेड स्टैंड हो गया, समझ रहे हो, कोई लकड़ी का छड़ी रहा होगा, इस पे यहाँ पे दो मान लेते हैं बॉल, लेकिन दोनों मेटल का बना है, किसका बना है, और दोनों न्यूट्रल है, किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। लेकिन मेटल का ये नेचर होता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, ठीक ना। हर एक मेटल में, हर एक मेटल, जितना भी मेटल या कह सकते हैं कंडक्टिंग बॉडीज, मेटल कंडक्टर है, तो जितना भी मेटल या कंडक्टिंग बॉडीज है,
उसमें खासियत होता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, ठीक ना, क्योंकि हर एटम अपने वैलेंस सेल्स के कुछ इलेक्ट्रॉन को अलाउ करता है कि आप बाहर निकल के पूरे मटेरियल के अंदर आप घूम सकते हैं, लेकिन सरफेस को स्केप नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो सरफेस में मतलब यहाँ से वहाँ तक मूव कर सकता है। ये एक मेटल है का मतलब स्फीयर है ए, और ये बी है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक ना। हमको मान लो इसको नेगेटिव चार्ज बनाना है, क्या बनाना है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मतलब दोनों को चार्ज करना है। फिलहाल दोनों पे चार्ज क्या है, जीरो है, ठीक ना, न्यूट्रल है, तो दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक ग्लास रॉड, इसको हम सिल्क से रब करके लाते हैं, हाँ, रब्ड विथ सिल्क और ऊल, सिल्क या ऊल से ग्लास रब को रब करते हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऑफ कोर्स इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इस पर अगर 5 पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पर 5 नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, एक दूसरे पे पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हम इसको रब करते हैं और इसके नज़दीक लाते हैं, इसमें सटाते नहीं, इसके नज़दीक लाते हैं। चलो नज़दीक ले आए, ठीक ना। तो अब क्या होगा कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक ना, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो और दोनों कंडक्टिंग बॉडीज है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे इसके इस एंड लेफ्ट एंड, ये हो गया ए का लेफ्ट एंड और बी का ये राइट एंड, यहाँ पे ये राइट एंड हो गया। तो जितना भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा, सारा इलेक्ट्रॉन, जितना भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दोनों में, सारा नहीं बता रहे हैं, इसमें से बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा हो जाएगा, हाँ, बी से भी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक ना। यहाँ पे ये रॉड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सारा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो सारा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसमें से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ, ए के लेफ्ट एंड पे, ये इसमें सटा हुआ नहीं है, ठीक ना। तो हम जानते हैं यहाँ पे ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर का भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो इस एंड पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अभी भी बोल रहे हैं कि ये इसमें जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सारा यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ठीक ना। क्यों नहीं आ पाएगा, ठीक ना, जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो यहाँ पे किसका मतलब इम्प्रेशन बढ़ने लगेगा, नेगेटिव चार्ज का। अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आना चाहेगा ये उसको रिपेल कर देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब बाकी इलेक्ट्रॉन्स को ये नहीं आने देगा, ठीक ना। तो सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा हो जाए, ऐसा नहीं होता है, इसमें से बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएगा इस एंड पे, और बाद में जो आना चाहेगा उसको ये क्या करेगा, रिपेल कर देगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब ये यहाँ पे है, इसमें सटा हुआ है नहीं, इससे तो कोई भी चार्ज ना तो इससे इसमें जाएगा ना तो इससे इसमें आएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब इसके लेफ्ट एंड पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, इसके लेफ्ट पॉजिटिव। अगर मान लो ग्लास रॉड की जगह पे हम एबोनाइट रॉड लेते हैं तो उल्टा हो जाता है, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव उधर, ठीक है, वो अलग अलग मेथड है। अब क्या करना है, ये पहला स्टेप हो गया, ठीक ना। दूसरा स्टेप में क्या करना है, रॉड को हम ऐसे ही रखे हैं, रॉड को जो जहाँ था वहीं रख दिया, ठीक ना। सिर्फ इसको क्या किए हैं, हाँ, ए और बी को जो सटा हुआ था उसको हटा दिए हैं, दूर नहीं ले गए, हटा दिए हैं, ठीक ना। तो हटा दिए तो इस पे निगेटिव चार्ज इस एंड पे था, इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज, अभी भी ऐसा ही रहेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। तीसरा स्टेप में हम क्या किए, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में ये हटा लेंगे, क्या करेंगे, ये हटा लेंगे, लेकिन ये दोनों जहां था वहीं रहेगा। तो देखो सिचुएशन क्या हो जाएगा, चार्ज तो हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेटल का खासियत है जो अभी लिखाएंगे। हाँ, ये दोनों चूंकि बहुत क्लोज है, तो बहुत क्लोज है तो जानते हैं अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये जो लेफ्ट एंड पे था यहाँ आ जाएगा, ये भी यहाँ आ जाएगा, ठीक ना, ये हट गया है। अब सटा हुआ तो है नहीं, न्यूट्रल नहीं कर पाएगा। अब क्या करेंगे, ये हो गया तीसरा, चौथा स्टेप।
देखिए अब वो दोनों चार्ज हो गया, एक हो गया नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना। नहीं है, कुछ ही समय तक नहीं रहेगा, जब तक हम उसमें कुछ सटाएंगे नहीं, कोई भी तुम्हारा अनचार्ज बॉडी सटा देंगे तब जाके वो न्यूट्रल हो जाएगा, वो परमानेंटली रहेगा। हाँ रहेगा ही, ठीक ना। कोई छू दिया तो अर्थिंग हो गया, ठीक ना, उस पर रहेगा। नहीं एयर का, अब एयर में मान लो चार्ज पार्टिकल्स है या वाटर है, उसमें नमी है तो नमी के कारण वो खत्म हो सकता है, लेकिन हम मान के चलते हैं वैक्यूम में है, वैसा ही रहेगा वो, ठीक ना, कोई दिक्कत। एक चीज़ देखो, ये क्या था, मेटल था, तो मेटल का खासियत है कि मेटल को जब हम चार्ज करते हैं या कोई चार्ज देते हैं तो उसके सरफेस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है चारों तरफ बराबर। और नॉन मेटल या इंसुलेटिंग मटेरियल को जब हम चार्ज देते हैं कहीं पर तो वहीं रहता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक ना, वो डिस्ट्रीब्यूट चारों तरफ सरफेस पे नहीं हो जाएगा। मेटल में थोड़ा सा देंगे, जैसे मान लो एक गिलास में पानी है, ठीक ना, एक ड्रॉप ब्लू इंक देंगे, क्या वही ब्लू होगा, पूरा वाटर ब्लू हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे, अगर मेटल के सरफेस पे या कोई भी कंडक्टिंग सरफेस पे, कंडक्टिंग मटेरियल में थोड़ा सा भी अगर हम चार्ज देते हैं तो वो पूरा सरफेस पे, आउटर सरफेस पे, अगला चैप्टर में पढ़ना है, उसका पूरा आउटर सरफेस पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली, ठीक ना। और अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के सरफेस पे अगर हम चार्ज देते हैं थोड़ा सा, तो जहाँ देते हैं वहीं रहेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा, स्टैटिक रहेगा, याद रखना, ठीक ना। सब बुक में दिया हुआ, सब इंपॉर्टेंट बात है, लिख लोगे, नोट्स बनाओगे जब, ठीक ना। तो हम इसको क्या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ये चार्ज हुआ है दोनों, अल्टीमेटली नहीं हुआ है, इसको तो हम यही रखे थे, इससे कोई भी चार्ज इसमें ना गया है ना इससे कोई चार्ज इसमें आया है, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड। आजकल एक क्लास चला है मोटिवेशन का, पढ़ाने से मतलब पढ़ाई कम मोटिवेशन ज़्यादा होता है, लेकिन जब सब्जेक्ट का पढ़ाई जब होता है ना, जब आता है टॉपिक तब पता चल जाता है कि मोटिवेशन गया तेल लेने, ठीक ना उसका काम नहीं करता है, ठीक ना। वो सब ठीक है, एक दो क्लास में हो गया तो हो गया, लेकिन जब सब्जेक्ट का डेप्थ स्टार्ट हो जाता है ना, तब मोटिवेशन काम नहीं आता है, वो अल्टीमेटली मेहनत ही काम आता है, ठीक ना। तो ये इसको मोटिवेट कर दिया दोनों को, ठीक ना। कोई दिक्कत, फिर कोई सट आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा क्लास, फिर वैसा ही हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो एक चीज़ और देखो, एक तरीका ये हो गया, एक दूसरा तरीका भाई दिए बुक में, ठीक ना, दोनों बताना पड़ेगा क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, ये इधर दिया है, हाँ ठीक ना। तो इसमें दो बॉडी था, दोनों पे चार्ज आ गया, दोनों पे सेम चार्ज आया, अपोजिट। जो क्लोज था इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन एक ही को करना रहे, कौन सा मेथड से, इंडक्शन मेथड से, ठीक ना, तो वो भी समझा देते हैं। हाँ कौन, इसमें न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, ये इसको खींच के रखा है नहीं इधर, ये तो इसको तो हटाए नहीं, इसको हटा देंगे फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसको हटाए कहाँ, देखो इसको यहाँ रखे हैं, इसको हटा दिए हैं, तो अभी भी ये इसको इधर खींच के रखा है, इलेक्ट्रॉन जो इसमें आ गया था उसको उधर जाने नहीं दिया, अब तो दोनों कॉन्टैक्ट खत्म हो गया। हाँ तो इसको हटा दिया, अब तो इधर का इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं जा पाएगा, भागा भी तो यहीं आके फंस गया, ठीक ना। अब दूर कर दिए तो वो यही बोलता है, फैल गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सब चीज़ प्रूफ हो रहा है, समझे, यही समझना है, ठीक है। अब सिर्फ एक ही मेटल का बॉल को अगर हमको क्या करना है, इंडक्शन मेथड से चार्ज करना है, ठीक ना। हाँ अर्थिंग में क्या होता है बोलो, ये बॉडी है, ठीक ना, ये बॉडी, इस पे चार्ज है, मान लेते इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये अर्थिंग का सिंबल है, आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। ये बॉडी है, मान लेते हैं इस पे नेगेटिव चार्ज है, अब कैसे आया है उससे मतलब नहीं है, इससे एक वायर से कनेक्ट कर दिए इसको, ठीक ना। तो अर्थ जो है वो इलेक्ट्रॉन का ओशियन है, ठीक ना, अर्थ इलेक्ट्रॉन का ओशियन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अर्थ में पाया जाता है, और कंडक्टिंग मटेरियल है, क्या है। तो जैसे ही हम इसको वायर से कनेक्ट किए, ठीक ना, इस मेथड, और तो क्या होगा, इसमें से सारा इलेक्ट्रॉन्स तब तक निकल के अर्थ में चला जाएगा जब तक ये पूरा न्यूट्रल नहीं हो जाए, ठीक ना, इसी को बोलते हैं अर्थिंग। एक्सेस चार्ज को ये क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और अगर पॉजिटिव चार्ज,
तो इसमें से सारा इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स तब तक इसमें फ्लो करेगा जब तक इसका न्यूट्रलाइज नहीं हो जाए। ये 6 को मिटा देगा, ठीक ना, मतलब इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इसको न्यूट्रल बना देगा, ठीक ना। इसीलिए घर में अर्थिंग किया जाता है, ठीक ना। मेंस का कोई लाइन अगर बॉडी में आ गया, अर्थिंग क्या रहता है, तो झटका नहीं लगेगा छूने पे, वो सब चला जाएगा अर्थ में, किसी भी तरह का करंट नहीं लगेगा, ना वो जलेगा, ठीक ना, नहीं तो पता चला जलेगा भी, या जो आदमी छुएगा उसको भी करंट लगेगा। पढ़ना है अर्थिंग आगे, ठीक ना। तो अब फिर से वही रॉड है, ठीक है, कैसे लगा क्या पता है, ये इंसुलेटेड रॉड, ठीक है, कोई दिक्कत। ये मेटल बॉल, मेटालिक बॉल, ठीक ना। और कैसा है, न्यूट्रल है, कैसा है, न्यूट्रल है। तो फिर से वही होगा, इस बार 2 होता था, इस बार इस सिरे पे नेगेटिव और इस छोर पे पॉजिटिव। क्या सारा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएगा, नहीं आएगा, हाँ कुछ आएगा, सब आना चाहेगा, इसको रिपल्सिव फोर्स लगा के भगा देगा, ठीक है। तो अब तो दूसरा है नहीं, तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में इसको यहीं रखना है, रॉड को, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, हाँ अर्थिंग कर दिए, तो ये तो इसको छोड़ेगा नहीं, यहाँ से जाने नहीं देगा, हिलने नहीं देगा। इस पोर्शन में एक्सेस हो गया है, देख रहा है अर्थ क्या है, अरे बाप, एक्सेस हो गया है, ठीक ना। इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा इस सिरा को सिर्फ, ठीक ना। ये 2 नंबर हो गया, 3 नंबर। अभी भी इसको हटा के नहीं रखे हैं, ठीक ना, इसको अभी नहीं हटाएंगे। ये न्यूट्रलाइज होगा, ठीक ना, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव था ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हाँ। अर्थ से सारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गया, न्यूट्रलाइज हो गया, ये अर्थिंग काट दिए, अर्थिंग काट दिए, हाँ। तो ये निगेटिव वाला जो एक्सेस था वो तो रह गया, इधर वाला पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे जमा हो तो यहीं रह गया। अब इसको हटा लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हो गया चार्ज। इस पर पॉजिटिव था, इस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव, समझ गए। वही वहाँ पे स्टोरी लिखा है, पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो एक ही बार में हम इंड्यूस्ड करके 2 बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, या सिंगल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। निगेटिव सिंगल बॉडी को चार्ज करना, सिंगल बॉडी को निगेटिव चार्ज करना है, तो यहाँ पे जो बाहर से एक्सटर्नल एजेंट लेंगे उस पर कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव। और अगर उस पर पॉजिटिव करना है तो क्या लेंगे, नेगेटिव। ये सब याद रखना, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ अपने लैंग्वेज से, इसीलिए तो नहीं लिखा है, ठीक ना, लिख लोगे, ठीक ना। हम भी टेस्ट लेंगे, हो सकता है टेस्ट में हम ये क्वेश्चन पूछ दें, ठीक ना, कोई दिक्कत। खाली फिगर दिखाना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, या चौथा स्टेप, जो भी स्टेप होगा सब स्टेप दिखा देना है, ठीक ना, कोई दिक्कत। और ये सब लिखना है, ये क्या चीज़ का है, मेटल। क्या नॉन मेटल का लेंगे बॉल होगा, क्यों नहीं, नॉन मेटल बॉल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा। इंडक्शन के लिए मेटेलिक बॉल ही लेना पड़ेगा, नहीं नॉन मेटेलिक बॉल लेंगे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता नहीं है, ये खींचेगा कहाँ से, इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं आएगा, ठीक ना। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन देखो बन रहा है बहुत सारा, ठीक ना, कोई दिक्कत। फैक्ट्स लिखो। पहला नंबर लिखो, देयर आर ओनली
there are only two types of charges. There are only two types of charges, positive and negative. दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट, two bodies contains similar charge. ब्रैकेट में लिख लो, ऑल्सो कॉल्ड लाइक चार्ज. हाँ, लाइक चार्ज. अगर सिमिलर चार्ज होगा तो उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं लाइक चार्ज. ठीक ना. केप्ट क्लोज टू ईच अदर, kept close to each other, then they repel to each other. ठीक है. दो बॉडी पे सिमिलर चार्ज रहेगा या लाइक चार्ज रहेगा, अगर हम दोनों एक दूसरे के क्लोज लाते हैं रिपल होगा. फिर तीसरा पॉइंट लिखो, टू बॉडीज कंटेन्स अपोजिट चार्ज. ब्रैकेट में लिख लेना, अनलाइक चार्जेस. केप्ट क्लोज टू ईच अदर, केप्ट क्लोज टू ईच अदर, देन दे विल रिपल. केप्ट क्लोज टू ईच अदर लिखे, देन क्या लिखे, देन दे विल रिपल टू ईच अदर. हाँ सॉरी, देन दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर. सॉरी, देन दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर. तीसरा पॉइंट लिखो, कोई भी बॉडी जब चार्ज उस पर हम डालते हैं या चार्ज वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक ना, तब हम उसको कहते हैं वो इलेक्ट्रिकफाइड हो गया या चार्ज हो गया. तो कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकफाइड है मतलब उस पर क्या है, कुछ चार्ज है. कोई भी बॉडी चार्ज है मतलब उस पर कुछ चार्ज वो एक्वायर किया है. ठीक ना. देखो, whenever a body acquire some charges, then it is called electrified or charged. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the two types of charge of a charge on a body is differentiated by the term polarity. ठीक है. कोई बॉडी है जैसे ये चौक है, कभी इस पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये टर्म कहलाएगा पोलरिटी. मतलब अभी ये नेगेटिव पोलरिटी का है और अभी ये पॉजिटिव पोलरिटी का है. ठीक ना. डिफ्रेंशिएट करता है एक बॉडी को, चार्ज क्या है इस पर. ठीक ना. वो टर्म कहलाता है पोलरिटी. कोई दिक्कत. नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, चार्जेस on a body can be developed by rubbing or by contact
और बाय तीसरा इंडक्शन। ठीक है, किसी भी बॉडी पे चार्ज इस 3 मेथड से ही क्रिएट कर सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी बॉडी पे चार्ज जो होता है उसका सिर्फ एक ही कारण है, या तो किसी भी चार्ज का डेफिशिएंसी होगा या किसी भी चार्ज का क्या होगा तुम्हारा हाँ एक्सेस होगा, वो इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक ना। मतलब कोई भी बॉडी चार्ज होता है जब या तो इलेक्ट्रॉन उस पर आता है या इलेक्ट्रॉन को वो देता है, प्रोटॉन्स को देना संभव नहीं है, ठीक ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस या इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी के कारण ही किसी बॉडी पे चार्ज होता है, ठीक ना। लिखो, द चार्ज डेवलप्ड ऑन ए बॉडी is due to the transfer of electrons, is due to the transfer of electron। पैराग्राफ चेंज करके उसी में लिख लेना। The body gets positively charged. The body gets positively charged if it has deficiency of electron। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, दे दिया किसी को, ठीक ना। हाँ, लूज किया है, ट्रांसफर कर दिया, ठीक ना। The body gets positively charged if it has deficiency of electron। And it gets positively charged अच्छा पॉजिटिवली नहीं, it gets negatively charged, ठीक ना। It gets negatively charged whenever it is an excess of electrons। कोई दिक्कत, समझ गए। हाँ, अब एक टर्म आता है जो पूरा फिजिक्स में अभी तक हम लोग पढ़ेंगे, पॉइंट चार्ज, ठीक है, समझना ज़रूरी है। जितना भी फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे उसमें से हमको लगता है 70 to 80% फार्मूला एप्लीकेबल है किसके लिए, पॉइंट चार्ज, ठीक ना। जैसे 11th में फिजिक्स पढ़ते हुए तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, बाद में रोटेशनल आ गया तब उसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट ख़त्म हो गया, ठीक ना। पॉइंट चार्ज, किसी भी बॉडी को हम लोग पॉइंट चार्ज कब करते हैं ये समझना है, ठीक ना। जैसे मान लो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ए और बी, इस पे कुछ चार्ज है और इस पे कुछ चार्ज है, ठीक ना। दो बॉडी पे चार्ज है, दोनों को हमको यहाँ स्टडी करना है, लेकिन दो बॉडी का जो जो साइज है वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में, डी के कंपैरिजन में इसका साइज, डी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में इसका साइज मच 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 लेस है, ठीक ना। तो इस केस में हाँ, ये जो बॉडी है जिस पे चार्ज है, एक बॉडी ए है दूसरा बॉडी बी है, दोनों पे चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है या थोड़ा सा चार्ज है उससे मतलब नहीं, चार्ज बॉडी है। लेकिन दोनों को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, ठीक ना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस दोनों बॉडी का जो शेप होगा, मान के चल सकते हैं उसका रेडियस है डायमीटर, तो ये डिस्टेंस उससे बहुत ही हाँ उल्टा कर दिए, ठीक ना। ये डिस्टेंस बॉडी के साइज के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तब ये जो बॉडी है जिस पे चार्ज है इसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज, ठीक है। क्या बोलेंगे, लिखो डेफिनेशन। whenever we study charged bodies, but the distance between any two charged bodies
but the distance between the any two charged bodies is relatively much smaller than much smaller कर देना, greater than much greater than their size then these charged bodies are called point charge. ये सारा चार्ज बॉडी को हम किस नाम से जानेंगे? कॉन्सेप्ट समझ गए हो? ठीक ना, सिर्फ याद रखना है। ठीक है, मान लो फुटबॉल इतना बड़ा बॉडी है, उस पर चार्ज है, तो हम उसको मान लेंगे बस एक पॉइंट पे है, क्योंकि स्टडी करना है तो उसको मान के चलना पड़ेगा, क्या है? पॉइंट चार्ज, तभी हम उसको सारा फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये चैप्टर पढ़ना है तो इतना सारा एजम्पशन यहाँ पे एकदम रखना पड़ेगा। ठीक ना, अब SI यूनिट ऑफ चार्ज, हाँ, कूलम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। SI यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल C से, फुल नेम है कूलम। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q और कैपिटल Q। किसी भी बॉडी पे कितना अमाउंट चार्ज है उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं किस वेरिएबल से? Q से। जनरली स्मॉल q, कभी कभी कैपिटल से भी चलता है। ठीक ना, कोई दिक्कत? अब एक ऐसा पार्टिकल जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और उस पर चार्ज के वैल्यू को बेस यूनिट माना जाता है, वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन एन प्रोटॉन। ठीक ना, बेस यूनिट ऑफ चार्ज, बेस यूनिट ऑफ चार्ज माना गया है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक ना, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। किससे? वो बताएंगे अभी। माना जाता है इलेक्ट्रॉन को, मतलब डिफाइंड किया गया है इलेक्ट्रॉन, बाद में पता किया गया, पता चला जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है। ठीक ना, बस इसी बात का जिक्र हुआ, लेकिन माना गया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ट्रांसफ़र किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का ना, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं स्टडी किया होगा, प्रोटॉन तो बेचारा रहता है न्यूक्लियस में, तो बाद में उसका स्टडी किया गया होगा। तो बेस यूनिट ऑफ चार्ज किसके चार्ज को माना जाता है? चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन का? एक चार्ज, रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल से? इससे। ठीक ना, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। बाद में ये कंक्लूजन निकला कि जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। ठीक ना, हाँ, मैग्नीट्यूड। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन माइनस C, चार्ज ऑन एन प्रोटॉन प्लस C। ठीक है, लिखो। एंड E 1.9 इंटू 10⁻⁴ ठीक है, याद रखना है।
अभी तक जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं समझने वाला भी है, याद करने वाला भी, तो ये सब याद रखना होगा नहीं। ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी पे अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो उसका चार्ज इतना हो जाएगा, न्यूट्रल था इतना हो जाएगा, ठीक ना। और किसी भी बॉडी से अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो उस पर इतना चार्ज आएगा, लेकिन वो नेचर में निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? हाँ, नहीं, इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव होगा, इतना कूलम बट पॉजिटिव होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स constitutes कितना इलेक्ट्रॉन मिलके -1 कूलम चार्ज बनाएगा? हाँ, जैसे बनाओ, इसका कोई फार्मूला नहीं है। बताते हैं, देखो सबसे पहले Q दिया है -1 कूलम, लेट n इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट्स -1 कूलम, n इलेक्ट्रॉन्स मिलके बनाता है कितना चार्ज? तो देयरफॉर चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन्स बराबर n इंटू -e। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e तो n इलेक्ट्रॉन पे, ठीक ना। तो देयरफॉर -ne किसके बराबर? Q -n या n इंटू -e बराबर 1 कूलम, ये कट गया तो n बराबर 1/e लिख सकते हैं। अब e का वैल्यू लिखते हैं, 1/1.6 इंटू 10⁻90। इसका हटाएंगे 10 इंटू 10 ऊपर जाएगा तो +19, तो हम 10 इंटू 10 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं बाय 16। तो ये 100 हो गया, 100 16 16×2 32, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये हटा देते हैं, तो ये अप्रॉक्स आंसर होगा 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम चार्ज अगर किसी बॉडी पे जनरेट होता है तो देखो इतना इलेक्ट्रॉन्स उससे
या तो जाएगा या आएगा, बहुत बड़ा नंबर है, नहीं कोई दिक्कत। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होगा तब जाके कितना चार्ज उस पर आ पाएगा, 1 कूलम। ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, मतलब 1 कूलम जो तुम्हारा चार्ज है। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद चूंकि ये पता चल गया ये बहुत बड़ा नंबर है, यानी 1 कूलम चार्ज को जनरेट करने के लिए हमको बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स या तो भेजना पड़ेगा या लाना पड़ेगा। इसलिए 1 कूलम जो चार्ज का यूनिट है वो छोटा माना जाए या बड़ा माना जाए? हाँ, बड़ा माना जाएगा, ठीक ना। ये लॉजिकली फिजिक्स में बताया है, ठीक ना, बुक में। इसलिए जो चार्ज का यूनिट जो पढ़ते हैं स्टडी के लिए, कूलम नहीं लेते हैं, माइक्रो कूलम लेते हैं या मिली कूलम लेते हैं, ठीक ना। तो ये 1 कूलम देखा जाए सुनने में छोटा लगता है लेकिन है एक्चुअल में बहुत बड़ा, ठीक ना। इसलिए स्टडी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो माइक्रो कूलम का आता है या मिली कूलम का, ठीक ना। कोई दिक्कत? इसको लिखोगे तो लिख लो। कौन? ये n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e, 2 इलेक्ट्रॉन पे -2 इंटू -e, n पे n इंटू -e। कोई दिक्कत? चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे यहाँ पर, ठीक ना। तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा n टाइम्स 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, नहीं। और ये याद रखोगे, ठीक ना। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, 6 इंटू 10⁻18। इसे कंपटीशन में डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक ना। तो फिर वहाँ निकालने जाओगे तो टाइम बर्बाद होगा, तो याद रखना है, ठीक है। अब तो जो हम लोग स्मॉलर यूनिट यूज़ करेंगे, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज। स्मॉलर यूनिट चार्ज, ये सिंबल हो गया 1 म्यू सी, 1 माइक्रो कूलम, 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। दूसरा 1 एम सी, 1 मिली कूलम, 10⁻³ कूलम। कोई दिक्कत? याद रहेगा, लिख लो।
10⁻⁻3, ठीक है। एक ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक ना। ये मान लो बुक है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये चौक है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। इसका एरिया पूरा बुक का मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका टिप का एरिया 100 तो नहीं होगा, बहुत कम होगा, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, इसको हर जगह पूरा 100 सेंटीमीटर का सब जगह रब कर देते हैं। रब करेंगे दोनों पे चार्ज होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। इस पर मान लेते हैं 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कितना चार्ज होगा? हाँ, बहुत अच्छा। जबकि एरिया दोनों का क्या है, डिफरेंट है, लेकिन बताए हैं जो पोर्शन रब किया जाता है सिर्फ उसी पे चार्ज डेवलप होगा। तो इस पूरे पे -10 कूलम होगा, इस यहाँ सिर्फ इतना सा पे +10 कूलम होगा। कोई दिक्कत, ठीक ना, समझ गए हो। रहने तो आज इतना ही, ठीक है। थोड़ा सा ना बुक भी पढ़ना है, ठीक है। हाँ, जितना दूर पढ़ा है ना उतना दूर बुक पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एनसीईआरटी का बुक सबसे बेस्ट बुक माना जाता है, ठीक ना।